नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.OTV में आपका स्वागत। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब3 की दुनिया में। पिछले 5 दिनों में समेकित होने के बाद लीडिंग क्रिप्टो करेंसी ने पिछले 24 घंटों में बार्गेन बाइन के कारण हल्की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही है। फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बीच साल के अंत से पहले इन्वेस्टर की पॉजिटिव सेंटिमेंट ने जोखिम भरी एसेट्स की ओर रुख मोड़ने में मदद की है। ग्लोबल करेंसीज ने रिलेटिवली शांत मुद्रा बनाए रखी है। इस बीच जापानीज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी से 2023 में फॉरेन इशूड स्टेबल कॉइन्स से अपना प्रतिबंध हटाने की उम्मीद है। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ सकारात्मक संकेत आ रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $814.82 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.66% अधिक है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $21.94 बिलियन है, जो 3.53% की वृद्धि करती है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.75 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 8% हिस्सा है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $20.04 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 91.33% है। दिन में 0.05% की कमी के साथ बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 39.96% है। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 0.20% बढ़कर $16,880 के आसपास ट्रेड किया। वहीं उसी समय के दौरान ईथर ने 0.43% ऊपर $1,225 के आसपास ट्रेड किया, जबकि 3 वर्ष का IC15 इंडेक्स 0.42% बढ़कर 24,476 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। अलग अलग घोषणाओं में डी गॉड्स और Y00TS ने कहा कि वे Q1 2023 में टेस्टिंग के बाद अपने घरों में चले जाएंगे। इस बीच NFT से एक आधिकारिक रोड मैप जनवरी 2023 में अपेक्षित है। इस बीच एक रेडिट पोस्ट ने आरोप लगाया कि डी गॉड्स और Y00TS ने सोलाना फाउंडेशन से लाखों लोगों के लिए ब्लॉकचेन पर बने रहने के लिए कहा है। यूजर U/real_mushi ने यह भी दावा किया है कि पॉलीगॉन ने कथित तौर पर Y00TS को ब्रीच करने के लिए $5 मिलियन का भुगतान किया है। यूजर ने यह भी कहा कि इथेरियम द्वारा भुगतान की गई राशि अज्ञात है। ओपनसी मार्केट प्लेस पर दोनों कलेक्शंस वॉल्यूम के हिसाब से टॉप 3 सोलाना NFTs में से है। डिकॉर्ड्स के पास अंतिम दिन कुल वॉल्यूम में लगभग 2.2 मिलियन सोलाना था, जबकि Y00TS के पास 1.7 मिलियन सोलाना था। थॉर टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर और CEO डेविड चेन और मैथ्यू मोरोवेक को-फाउंडर और फॉर्मर CTO पर यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा ICO के माध्यम से सिक्योरिटीज की अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग करने का आरोप लगाया गया है। SEC की शिकायत के अनुसार चीन और उनकी कंपनी के लिए फंड जुटाने के लिए आम जनता को थॉर टोकन्स बेचने का आरोप है, जिसे गिग इकोनॉमी वर्कर्स एंड फर्म्स के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाना था। रेगुलेटर के अनुसार डिजिटल एसेट्स को निवेश के अवसर के रूप में मार्केटिंग की थी। सेल को यह दावा करके बढ़ावा दिया गया है कि उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उन्हें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। SEC के मुताबिक पेशकश के समय थॉर प्लेटफॉर्म पर कोई डेवलपमेंट वर्क अभी तक नहीं हुआ था और टोकन कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा इन्वेस्टर से जुटाए गए फियाट और क्रिप्टो करेंसीज में $2.6 मिलियन SEC के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे और छूट के लिए योग्य नहीं थे। बाइनांस फ्रांस और इसकी पैरेंट कंपनी बाइनांस होल्डिंग्स लिमिटेड पर फ्रांस में 15 इन्वेस्टर्स द्वारा एलिज डिसेप्टिव कमर्शियल प्रैक्टिसेस और धोखाधड़ी छिपाने के लिए मुकदमा दायर किया जा रहा है। प्लेंटिफ्स ने 14 दिसंबर को दायर एक शिकायत में दावा किया कि बाइनांस ने देश के अधिकारियों से रजिस्ट्रेशन रिसीव करने से पहले क्रिप्टो सर्विसेज का विज्ञापन और वितरण करके फ्रेंच लॉज का उल्लंघन किया है। फ्रांस के फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी डेस मार्चेस फाइनेंशियर्स ने बाइनांस को मई 2022 तक डिजिटल एसेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। लाइसेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंज को एसेट कस्टडी और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। शिकायत के कथित रूप से बाइनांस की पिछली सोशल मीडिया एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट शामिल है, जिसमें बाइनांस फ्रेंच नाम के एक टेलीग्राम चैनल भी शामिल है। दूसरी ओर बाइनांस फ्रांस ने एक ब्लॉग पोस्ट के मामले के बारे में सवालों के जवाब दिए। इसके अनुसार कंपनी ने रिलेवेंट पीरियड के दौरान फ्रांस में कोई प्रमोशनल कम्युनिकेशंस नहीं किया और कहा कि टेलीग्राम ग्रुप्स ग्लोबल कम्युनिटी फोरम्स मंच है, यूजर्स को खुद की मर्जी से चैनल बनाने और जुड़ने की अनुमति देता है। डीफ्रॉस्ट फाइनेंस
जिसने रविवार को कहा कि उसके V1 और V2 प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया गया था और कहा कि बड़े V1 हमले में हैकर ने फंड्स वापस कर दिए हैं। 25 दिसंबर को पोस्ट किए गए एक ट्वीट के थ्रेड में टीम ने कहा कि पहले हमले में उसके V2 प्रोडक्ट से फंड्स को ड्रेन करने के लिए फ्लैश लोन का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे बड़े हमले ने V1 का फायदा उठाने के लिए ओनर की का इस्तेमाल किया था। एवलांचे ब्लॉकचेन पर लेवरेज ट्रेडिंग की पेशकश करने वाले प्रोटोकॉल ने यह नहीं बताया कि इसमें से कितने फंड्स लिए गए थे। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म पेक्शील ने कम्युनिटी इंटेल का हवाला देते हुए उस समय कहा कि एक्सप्लॉइट एक रग पुल हो सकता है जो $12 मिलियन से बना हो। इससे पहले आज सर्टिक, जो एक सिक्योरिटी कंपनी भी है, जिसने कहा कि वो टीम के मेंबर से संपर्क करने में असमर्थ रही और उसने एक ग्राफिक पोस्ट किया जो दर्शाता है कि वो डिफ्रॉस्ट को एग्जिट स्कैम के रूप में मान रहा था। एक रग पुल या एग्जिट स्कैम तब हो सकता है जब डेवलपर्स एक लिक्विडिटी पूल बनाते और स्थापित करते हैं और फिर फंड्स को रिमूव करते हैं और इन्वेस्टर्स द्वारा संबंधित टोकन खरीदने के बाद गायब हो जाते हैं। आमतौर पर स्कीम के पीछे की टीम चुप हो जाती है और उससे संपर्क नहीं किया जा सकता है। हालांकि डिफ्रॉस्ट फाइनेंस ने हमले की घोषणा की और एक ट्वीट में कहा कि वो फंड्स की वापसी के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार है। बिटकॉइन का नेटवर्क हैश रेट सामान्य स्तर पर लौट आया है। यूनाइटेड स्टेट में ठंड के तापमान के कुछ दिनों बाद देश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर दबाव पड़ा, जिसके रिजल्ट में हैश रेट में अस्थायी गिरावट आई। रिपोर्टों के अनुसार टेक्सास में बिटकॉइन माइनर्स, जो देश की हैश रेट के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने ग्रिड को बिजली वापस करने के लिए स्वेच्छा से ऑपरेशंस कम कर दिया है, जिसके रेसिडेंट्स को अपने घरों को गर्म रखने की अनुमति मिलती है। ऐसा लगता है कि डिसरप्शंस ने बिटकॉइन की हैश रेट को धीमा कर दिया है, जो आमतौर पर 225 और 300 एक्साहैशेस पर सेकंड के बीच होता है, जो 25 दिसंबर को यह गिरकर 170.60 एक्साहैशेस पर सेकंड हो गया। हैश रेट माइनिंग कैलकुलेटर कॉइनवास के डेटा के अनुसार हैश रेट 26 दिसंबर तक 241.29 एक्साहैश रेट पर सेकंड पर वापस आ गया है। प्राइवेट ईमेल्स और फोन नंबर्स के साथ 400 मिलियन ट्विटर यूजर्स के डेटा को ब्लैक मार्केट में सेल करने के लिए कहा गया है। 24 दिसंबर को साइबर क्राइम इंटेलिजेंस फर्म हुडसन रॉक ने ट्विटर के जरिए एक क्रेडिबल थ्रेट रेज किया, ये दावा करते हुए कि कोई प्राइवेट डेटाबेस बेच रहा है जिसमें 400 मिलियन ट्विटर यूजर अकाउंट्स की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। हुडसन रॉक ने समझाया, प्राइवेट डेटाबेस में डिवास्टेटिंग अमाउंट्स में इंफॉर्मेशन शामिल है, जिसमें एओसी, केविन ओलेरी, विटालिक बुटेरिन और इनके जैसे कई हाई प्रोफाइल यूजर्स के ईमेल और फोन नंबर भी शामिल है। पोस्ट में थ्रेट एक्टर का दावा है कि डेटा 2022 की शुरुआत में ट्विटर वल्नरेबिलिटी की वजह से प्राप्त किया गया था और वो एलॉन मस्क को डेटा खरीदने या जीडीपीआर लॉसूट्स का सामना करने का प्रयास कर रहा है। हुडसन रॉक ने कहा कि हालांकि ये बड़ी संख्या में अकाउंट्स के कारण हैकर के दावों को पूरी तरह से वेरीफाई करने में सक्षम नहीं है। डेटा का इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ही लेजिटिमेट प्रतीत होता है। भारत का लीडिंग और सबसे ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टोफोर्स मैटिक के साथ शुरुआत करते हुए एक स्टेकिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। यह मार्केट सेंटिमेंट्स की निगरानी करते हुए कई तरह के ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्रिप्टो करेंसीज स्टेकिंग करने के लिए हाई एनुअलाइज परसेंटेज यील्ड्स प्रोवाइड करने का इरादा रखता है। यह फीचर क्रिप्टोफोर्स के दूसरे रिवॉर्डिंग सर्विसेज के एग्जिस्टिंग सूट में ऐड किया जाएगा। इस प्रोग्राम का प्राइमरी गोल इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने का एक नया और रोमांचक तरीका प्रदान करना है। क्रिप्टोफोर्स का स्टेकिंग लॉन्च करने का एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट जनरेट करने के ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके के लिए अपने यूजर्स की जरूरतों को पूरा करना है। क्रिप्टो लेंडर वॉल्ट के अनुसार राइवल नेक्सो को सिंगापुर बेस्ड टारगेट हासिल करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ट्रांजैक्शन की पोटेंशियल एक्विजिशन का पता लगाने के लिए दोनों कंपनियों द्वारा पहली बार सहमत होने के लगभग 5 महीने बाद इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान डेवलप करने के लिए इसके पास अभी भी 1 महीने से भी कम समय है। हालांकि बातचीत की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि अभी भी बातचीत चल रही है। उस शख्स ने बताया कि डील को कैंसिल करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट की जरूरत है और वर्तमान में ऐसा नहीं है। वॉल ने ट्विटर पर एक प्राइवेट मैसेज में कहा कि हम पहले प्रपोज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के हिस्से के रूप में नेक्सो द्वारा पोटेंशियल एक्विजिशन की तलाश कर रहे थे। इसे बहुत संक्षेप में है। जो अफसोस की बात है कि नेक्सो के साथ हमारी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। बिटकीप यूजर वॉलेट्स को हैक कर लिया गया है और फंड की चोरी हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी अनऑफिशियल एपीके पैकेज डाउनलोड्स पर हुई है, जिसे हैकर्स द्वारा इम्प्लांटेड कोड के साथ हाईजैक और इंस्टॉल किया गया था। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी पेक्शील के अनुसार करीब $8 मिलियन के एसेट्स की चोरी हो गई है।
बिटकीप ने ऐप के एपीके वर्जन का इस्तेमाल करने वालों से ऐप स्टोर या गूगल पे जैसी किसी अन्य ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड किए गए वॉलेट में फंड ट्रांसफर करने का आग्रह किया था। बिटकीप ने कहा, अगर आपका वॉलेट चोरी हो जाता है तो कृपया फॉर्म में रिलेवेंट मटेरियल्स जल्द से जल्द सबमिट करें। हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और जल्द से जल्द सहायता करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए 3.0 टीवी।